Decode presented by KEI Wires and Cables. Viksit Bharat का विकसित वायर को presented by Muthoot Finance Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. Renew, clean energy हमसे है. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज नेपाल से एक बहुत बुरी खबर आ रही है, जहां फ्लैश फ्लड के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नेपाल के कई शहरों में इमारतें, पुल, मकान और गाड़ियां बाढ़ में बह गए। इस बाढ़ में 500 लोग अभी तक लापता हैं, जिनमें 105 लोग भारत के हैं और अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में कई पावर प्रोजेक्ट्स और पावर स्टेशंस को भी नुकसान हुआ है। आज हम आपको नेपाल की इसी भीषण बाढ़ की तस्वीरें दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि नेपाल में एक और बाढ़ आने का खतरा अब भी क्यों बना हुआ है। इसके बाद हम बीजेपी की सांसद और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को आपके लिए डिकोड करेंगे। पिछले 2 महीनों में कंगना रनौत के बयान सबसे ज्यादा वायरल होते रहे हैं। कॉकरोच आंदोलन, राहुल गांधी या फिर बाबा रामदेव। आज उन्होंने हर विवाद के पीछे की सच्ची कहानी हमारे स्टूडियो में आकर बताई है। तो आज हम आपको कंगना रनौत से एक खास मुलाकात आपकी करवाएंगे और इसके बाद आपको ये बताएंगे कि भारत के पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया था, लेकिन यह हमला जानबूझकर नहीं किया गया था, बल्कि यह हमला गलती से हुआ था। आपको याद होगा कि जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर की खबरें आपको बतानी शुरू की हैं, किराना हिल्स को लेकर एक बड़ी मिस्ट्री चलती आ रही है कि किराना हिल्स पर हमला हुआ था या नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि किराना हिल्स में पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर साइट मौजूद है और जब यहाँ पर हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया था। तो किराना हिल्स की भी पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको नेपाल के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि नेपाल से एक बहुत बुरी खबर हमारे पास आ रही है। नेपाल में और तिब्बत में आज फ्लैश फ्लड आया है और इस फ्लैश फ्लड की वजह से वहाँ पर क्या बड़ी बड़ी इमारतें, क्या पुल, सड़कें, लोगों के मकान, गाड़ियाँ, सब कुछ इस पानी में बह गया। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तो अभी आपने सिर्फ एक तस्वीर देखी है, एक वीडियो देखा है। ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें आज हमारे पास आई हैं। आज नेपाल और तिब्बत की सुबह बहुत डराने वाली थी। पहाड़ों की ऊंचाई से अचानक बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से नीचे उतरा कि लगभग 50 फीट ऊंची इमारत भी पूरी तरह से पानी में डूब गई, जो अभी आपने देखा। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ों पर कोई सुनामी आ गई हो। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर बना ये इमिग्रेशन सेंटर कुछ ही सेकंड में पानी में डूब गया, जिसकी तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। CCTV फुटेज के मुताबिक उस समय तिब्बत में सुबह के 10:59 हो रहे थे और भारत में सुबह के 8:30 बज रहे थे। आप में से ज्यादातर लोग दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे। अब आप
इस फ्लैश फ्लड की सबसे डरावनी तस्वीरें देखिए, और जब आप तस्वीरें देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो फ्लैश फ्लड आज आई ये कितनी खतरनाक थी। अब आप नेपाल और तिब्बत की सीमा से आया ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में बहुत सारे लोग इस फ्लैश फ्लड से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए दीवार के साथ साथ लोग भाग रहे हैं, लेकिन तेज रफ्तार से पानी और मलबा वहां पर आया और इसने इस इमारत को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया और कई लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। यहां तक कि जो बसें यहां पर खड़ी हुई थीं, गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थीं, वो भी किसी खिलौने की तरह पानी में बह गई। तो अभी तो आपने ये तिब्बत की तस्वीरें देखी हैं, इसके बाद आपको नेपाल की तस्वीरें दिखाते हैं जहां इस बाढ़ से ज़बरदस्त तबाही हुई है। इस समय नेपाल में 500 लोग लापता हैं, जिनमें से 105 भारत के टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं जो भारत के थे। ये सभी भारत के लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे। इसलिए ये बात बड़ी खतरनाक है कि भारत से जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए हुए थे उनमें से बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। तिब्बत से अचानक पानी आने के बाद नेपाल की त्रिशूली नदी में पानी का स्तर अचानक से बहुत बढ़ गया और इस हादसे में अब तक कम से कम 95 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि बाढ़ के बाद कई इलाकों का जो संपर्क है वो टूट गया है और जब हम ये तस्वीरें देखते हैं इस पानी की जो विनाश हुआ है उससे ऐसा लगता है कि अभी मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, ऐसी आशंका है। एक चश्मदीद गवाह के मुताबिक फ्लैश फ्लड के बाद इतनी तेज आवाज वहां पर सुनाई दी मानो जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। अब आपको नेपाल के एक शहर की तस्वीर दिखाते हैं। इस शहर का नाम है रसुआ। इस शहर में सिर्फ 1.5 मिनट में ये पूरा की पूरा शहर बाढ़ के पानी में डूब गया। यहां नदी में आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों के घर, दुकानें और गाड़ियां सब कुछ इस पानी में बह गया। फोन गरिदिउँ फोन गरौँ अनिललाई फोन हान्न फोन मेरो बिहान सिट्यो भने पैसा नसिट्यो ल अहिले खोलो तुरन्तै माथि उठ्ने यार ल यो त कति मान्छे ल यार कति मान्छे मर्यो होला है कति गरे अब दम मान्छे घरमा चुलार बसेर नि कटेन
अब आप वो तस्वीर देखिए जब बाढ़ का पानी नेपाल के एक शहर में दाखिल हुआ और ठीक उसी समय वहां सड़क पर एक स्कूल बस मौजूद थी जिसमें स्कूली बच्चे थे। पानी की इस विशाल लहर को देखकर स्कूल बस में बैठे ये सभी बच्चे घबरा गए और ये रोने लगे। और मौत को छूकर निकलना क्या होता है आज आप ये वीडियो देखकर समझ जाएंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 80 किलोमीटर दूर त्रिशूली बाजार के इलाके में कई मंजिला इमारतें पानी में डूब गईं। पहाड़ से बारिश का पानी और मलबा बहुत तेज रफ्तार से नीचे आया जिसने वहां मौजूद इस पुल को तोड़ दिया और इस पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया। अभी आप जब ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रकृति जब नाराज होकर अपनी ताकत दिखाती है तो इंसान की बनाई हर चीज उसके सामने बहुत छोटी पड़ जाती है। पुरै लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ। ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आयो रहेछ। आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो ल त्रिशुली बजारै गयो यार ल गयो यार यता आऊ आमामामा यार बजारै गयो यार अलि टाढा बसौँ टाढा। नेपाल का एक जिला है जिसे कहते हैं धादिङ जिला। यहां पर फ्लैश फ्लड ने एक पुल को बहा दिया। बाढ़ के पानी की वजह से त्रिशूली नदी में भारी मात्रा में पानी और मलबा बह रहा था और प्रकृति की जबरदस्त ताकत के सामने चाहे कोई भी मजबूत से मजबूत पुल भी क्यों ना खड़ा हो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और कुछ ही समय में ये पुल जो है इस पानी की ताकत के सामने बेबस हो गया और पानी ने उसे नष्ट कर दिया। इस बाढ़ से लगभग 14 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है और इनमें से 9 ऑपरेशनल पावर प्रोजेक्ट्स थे जबकि 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनका निर्माण अभी चल रहा था। यानी नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स नेपाल के रसुआ और नोवाकोट ज़िले में थे और यही इलाका बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पावर हाउस पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और यहां काम कर रहे लगभग 60 लोग अभी लापता हैं। तो बाढ़ के जो पानी है ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जा रहा है और उसे बर्बाद कर रहा है। बड़े बड़े घर, गाड़ियां भी किसी तिनके की तरह
पानी के तेज़ बहाव में बहने लगीं। ये जो तस्वीरें हैं, हमारे पास इतनी सारी तस्वीरें आज वहाँ से आ रही हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि नेपाल की स्थिति इस समय क्या होगी। अब आपको इस फ्लैश फ्लड का एक एरियल व्यू दिखाते हैं जो एक हेलीकॉप्टर से लिया गया है, और तब आपको समझ में आएगा कि ये जो बाढ़ थी ये कितनी विनाशकारी थी। इस फ्लैश फ्लड के बाद नेपाल का एक और जिला है नुवाकोट जिला, वहां पर भी बहुत नुकसान हुआ है और ये पूरा इलाका मलबे और कीचड़ में इस समय डूब चुका है। यो 3वटा मात्र घरहरू बाँकी रहेको छ। यो पृथ्वीनारायण शाहको नयाँ पुल पाकिरहन्छ र सबैले ढुङ्गाहरू ढुङ्गा अझ कतिले फोन गर्छ, सूचना हाली चाहिँ सबैले सोधिरहेको छ कि इस समय बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों की जान बचाने के लिए नेपाल की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंस गए हैं उनकी जान बचाई जा सके, उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सके। अब आपको इस भीषण बाढ़ की वजह बताते हैं। आज सुबह 8:22 पर नेपाल और तिब्बत की सीमा पर एक भूकंप आया। इस भूकंप के बाद पहाड़ों से चट्टानों और बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इस मलबे ने नेपाल और तिब्बत की सीमा पर एक नदी का रास्ता रोक दिया। अब यह रुका हुआ पानी धीरे धीरे जमा होता चला गया और एक बहुत बड़ी झील बन गया। पानी का दबाव लगातार बढ़ने लगा और दबाव बढ़ने के बाद अचानक इस झील का एक किनारा टूट गया और पानी जो है वो बाहर आ गया। भूकंप के सिर्फ 6 मिनट के बाद भारी मात्रा में पानी के साथ साथ बर्फ, चट्टानें, मलबा, पेड़ पौधे तेज रफ्तार से नीचे आने लगे और यही पानी बाद में नदियों के रास्ते नेपाल तक पहुंच गया। नेपाल के सामने इस समय सबसे बड़ी चिंता जो है वो ये है कि इस बाढ़ के बाद एक और बाढ़ आने की आशंका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेपाल और तिब्बत की सीमा पर नदी के ऊपरी हिस्से में अभी भी मलबे की वजह से नदी का काफी सारा पानी रुका हुआ है। वहां बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो चुका है और एक झील जैसी चीज जो है वहां पर बनकर तैयार हो रही है। अगर इस झील का किनारा भी अचानक से कभी टूट गया तो पानी और मलबे की एक बहुत बड़ी लहर इस पहाड़ से नीचे की तरफ आ सकती है और एक बार फिर से ऐसी ही बाढ़ आएगी। यानी खतरा अभी टला नहीं है, अब भी बड़ी संख्या में जो पानी है वो ऊपर जमा है और वो पानी अगर नीचे आ गया तो फिर ऐसी ही बाढ़ देखने को मिल सकती है। नेपाल में पहली बाढ़ से ही इतना नुकसान हो गया है कि अब दूसरी बाढ़ का खतरा भी वहां पर मंडरा रहा है। इसलिए लोगों के बीच आशंका है, लोग डरे हुए हैं।
अब आप नेपाल और तिब्बत की सीमा पर बाढ़ के पहले और बाढ़ के बाद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 23 अगस्त की है और दूसरी तस्वीर आज की है, वो बाढ़ की तबाही के बाद की है। इन तस्वीरों से आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कैसे इस बाढ़ के बाद ये पूरा की पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है। ये देखिए 23 अगस्त की तस्वीर देखिए और अब 26 अगस्त यानी आज की तस्वीर देखिए। तो ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, 23 अगस्त की तस्वीर, 26 अगस्त की तस्वीर और नेपाल और तिब्बत की सीमा पर जो इमिग्रेशन सेंटर बना हुआ था उसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई थी। अब आपको इसी इलाके की बाढ़ से पहले की तस्वीर दिखाते हैं। गूगल मैप से आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से इस इमिग्रेशन सेंटर को बिल्कुल नदी के रास्ते में बनाया गया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत में लापता लोगों की तलाश और बचाव करने के लिए इस समय अपनी सरकार को और सेना को एक ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है। तिब्बत पर इस समय चीन का ही शासन है और तिब्बत की कुल जनसंख्या है लगभग 36 लाख। तो बाढ़ से पहले सेम वही इमारत, वही बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ के पहले वहां क्या होता था और बाढ़ के बाद वहां की स्थिति क्या हो गई, वो आपकी स्क्रीन पर आप ये भी देख सकेंगे। एक पुरानी तस्वीर देखिए और एक नई तस्वीर अभी आपके सामने है। ये गूगल मैप्स के जरिए भी हमने इस बिल्डिंग की कुछ तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं। ये बिल्डिंग इस बाढ़ से पहले कैसी दिखती थी। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, ये इमिग्रेशन सेंटर है जो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर बना हुआ है, बॉर्डर पर बना हुआ है। ये कैसा दिखता था, ये गूगल मैप्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स नष्ट हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात की है और बाढ़ में जिन लोगों की जान चली गई है, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनके प्रति संवेदना जताई है और नेपाल को यह आश्वासन दिया है कि भारत इस मुसीबत की घड़ी में नेपाल की हर संभव मदद करेगा, हर संभव राहत भारत वहां पर भेजेगा। और इस समय भारत नेपाल में राहत सामग्री भेज भी रहा है। इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को नेपाल में मदद पहुंचाने के लिए अलर्ट पर रखा गया है और नेपाल की सरकार और नेपाल में भारतीय दूतावास ने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अब आप अपनी स्क्रीन पर वो हेल्पलाइन नंबर देख पाएंगे और आप इन्हें नोट कर लीजिए। अगर आपका कोई जानने वाला, आपका दोस्त, आपके परिवार का सदस्य या आपका कोई रिश्तेदार नेपाल में है या नेपाल गया हुआ है पर्यटन के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया हुआ है, तो ये नंबर हैं जहां से आप वहां से इन नंबरों पर लेटेस्ट जानकारी ले सकते हैं। नेपाल में बाढ़ की ये कोई पहली घटना नहीं है। आज से लगभग 2 साल पहले सितंबर 2024 में भी नेपाल में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जिसमें 250 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो नेपाल की जीडीपी का लगभग 1% था। नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और इस बाढ़ का असर नेपाल के कम से कम 50,000 लोगों पर पड़ा है और अब नेपाल में लोगों की नज़र अपने नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह पर है। ये जो चुनौती नई आई है, ये बालेंद्र शाह की अग्नि परीक्षा की तरह है। बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बने हुए अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं। उनकी उम्र सिर्फ 36 साल है। उनके पास प्रशासन का इससे पहले कोई अनुभव नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट का इससे पहले कोई अनुभव नहीं है और इतनी बड़ी आपदा से कैसे निपटना है इसका उनके पास जीरो अनुभव है। अब इस बाढ़ में बतौर प्रधानमंत्री उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है कि वो नेपाल के लोगों की उम्मीदों पर कैसे खरे उतरते हैं। इतनी बड़ी बाढ़ के बाद उन्हें सिर्फ राहत और बचाव का काम नहीं संभालना, बल्कि पूरे प्रशासन से एक साथ काम करवाना भी होगा।
और राहत का काम बहुत ही तेजी से उन्हें करवाना होगा। राहत का जो काम होता है, ऐसी स्थिति में जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, वो इंतजार नहीं कर सकता, उसमें आप देरी नहीं कर सकते। और इस समय एक कुशल नेता, एक कुशल प्रशासक और एक अच्छा जो विजनरी नेता होता है, उसकी जरूरत होती है। और यही बालेंद्र शाह की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसी घड़ी में अगर उन्होंने सही फैसले लिए, अगर वो इस संकट का, इस दुख का सही से सामना करते हैं ठीक से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा पाते हैं, उन तक राहत पहुंचा सकते हैं, तो उनकी नेतृत्व क्षमता पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। लेकिन अगर लोगों में नाराज़गी आ गई, लोगों को यह लगने लगा कि नेपाल की सरकार ने उनके लिए कुछ किया नहीं, समय पर राहत नहीं पहुंच पा रही है, और राहत अब बहुत प्रकार की होगी, इस प्रकार की जो दुर्घटना होती है, इससे बाहर निकलने में महीनों नहीं वर्षों लग जाते हैं। क्योंकि जो इमारतें नष्ट हुई हैं, जो पुल नष्ट हो चुके हैं, जो पावर प्रोजेक्ट्स नष्ट हो चुके हैं, उन्हें बनाने में कई वर्षों का समय लगेगा, पैसा लगेगा। और अब यही संकट तय करेगा कि बालेंद्र शाह सिर्फ बदलाव का एक चेहरा भर हैं या मुश्किल वक्त में सरकार चलाने की क्षमता भी उनके पास मौजूद है। इसलिए ये जो मुसीबत की घड़ी है, ये नेपाल के लिए तो, नेपाल के लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ही, लेकिन नेपाल के नए प्रधानमंत्री 36 साल के बालेंद्र शाह के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि उनका अनुभव जो है अभी तक प्रशासन का, वो सिर्फ 5 महीने का रहा है। आज मैंने दिन में बीजेपी की सांसद और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत का एक इंटरव्यू किया है, क्योंकि आजकल उनकी बहुत चर्चा है। और ये इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू है जिसका भारत के तमाम लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो आज हम आपको इस इंटरव्यू के कुछ चुनिंदा अंश दिखा रहे हैं, जिसमें कंगना रनौत ने कॉकरोच आंदोलन, राहुल गांधी और बाबा रामदेव सहित आजकल जो भी विवाद चल रहा है, उस हर विवाद पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। हर विवाद पर सच्चाई क्या है, ये आज उन्होंने पूरे देश को बताया है। अब आप सुनिए उस इंटरव्यू के कुछ अंश। तो सबसे पहले आपके जितने सारे बयान अभी आ रहे हैं, पहले उनको हम डिकोड करते हैं। उनको डिकोड करते हैं। और अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। सुधीर सर, क्या होता है ना कि जैसे हम जब एक जगह पे होते हैं, हर कोई अपना बिजनेस माइंड करना चाहता है। व्हेन आई वाज इन फिल्म्स, उस टाइम मेरा ज़्यादातर जो एक कंसर्न था वो मेरा करियर, जो मेरी खुद की आमदनी है, खुद का मेरा जो स्टेटस है, जो मेरा एक फिल्में हैं, उसी से मैं पूरी तरीके से कंसर्न थी। तो उसका लेकर जो मुझे लगता था कि कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो छोटे छोटे इश्यूज हो गए, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्म्स हो गई, चाहे मैंने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के ख़िलाफ़ जो है, जो आउटसाइडर्स को बैन करके रखा था, या ट्रीटमेंट, उस तरह का ट्रीटमेंट, तो उनको लेकर मैं हमेशा कहती रहती थी। लेकिन वो मेरे ही काम से जुड़े हुए विषय थे। ऐसा नहीं कि मेरे काम से जुड़े हुए विषय कोई समाज का सुधार मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ही जो है एज आउटसाइडर प्रताड़ित किया गया था। और उस तरह के मैंने सारे विषय जो है, चाहे वो महिलाओं को लेकर पे पैरिटी, जब मैंने साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दिया, तो मुझे लगा मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ सकती, मुझे क्यों कह रहे हैं कि महिलाएं कभी इतना चार्ज नहीं करती। तो ये सब मेरे, मैं कहूँगी, व्यक्तिगत इश्यूज में आते हैं, जबकि एक वाइडर भी रेंज हो जाती है। जब आप एक पब्लिक फिगर है, एक हाई प्रोफाइल करियर है, तो आपके इश्यूज छोटे से छोटे भी छोटे नहीं होते हैं। अब जो है, हमें जिस तरह से एक जनता ने चुनकर भेजा है, एक माननीय, सम्मानीय या प्रतिष्ठित कह लीजिए समाज में एक ऐसा स्थान दिया है, तो अब उसको लेकर भी हमारी चिंताएं जो है अब अलग तरह की हो गई है। ज़्यादा चीज़ें जो है पर्सनल से निकलकर अब जो है सामाजिक चीज़ों में ज़्यादा हमारी रुचि हो गई है। लेकिन आप अपनी रेंज देखिए, राहुल गांधी से लेकर बाबा रामदेव, कृति सनन, आशुतोष राणा, सब के बारे में आपने सबको लपेट लिया। ये तो आप व्यक्तिगत लोगों की बात कर रहे हैं, आप विषयों की बात नहीं कर रहे हैं। विषय अलग है, ये तो व्यक्तियों की आप बात कर रहे हैं। ये जितने भी कैरेक्टर हैं, कि ऑपोजिशन लीडर को छोड़कर आपने हमारे ऑपोजिशन लीडर को जो है इन सबके साथ में ले लिया, वो हम सभी के लिए ऑपोजिशन लीडर, तो हम सबके लिए ऑपोजिशन लीडर है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए हैं। लेकिन बाकी जो व्यक्तियों के आपने नाम लिए, उनसे जो है, इन्होंने तो, इनका तो सेम फॉर्मूला कि आ बैल मुझे मार,
इन लोगों ने अगर मेरे बारे में भद्दी टिप्पणी करनी है तो इनको भी तो सुनना पड़ेगा ना कि मेरा क्या विचार है उस टिप्पणी के बारे में। तो वो एक आप अलग अलग विषय है। कृति सनन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई लड़कियां क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी ये सब लोग हमें क्यों बताएंगे, ये कब रुकेगा। अब उसी पर राहुल गांधी लिखते हैं, व्हाट अ वुमन वेयर्स, व्हाट शी डज एंड वेयर शी गोज इज हर चॉइस, स्टॉप ट्रोलिंग women फॉर एक्सरसाइजिंग देयर फ्रीडम, स्मैश द पेट्रियार्की। नहीं, लेकिन देखिए वो तो ऐसे भी उन्होंने जिस तरह की फिल्मों में हम देखते हैं, उनको कौन रोक रहा है कुछ भी पहनने से? किसने उन्हें आज तक रोका है? किसको क्या पड़ी है कि वो क्या पहन के आती हैं? मुझे तो नहीं लगता आज तक किसी को भी कुछ भी पड़ी हुई है उनके वस्त्रों की। इतनी बुद्धू सोच कैसे हो सकती है? किसी भी सिविलाइजेशन का एस्थेटिक एक्सप्रेशन ही फेस्टिवल है। अब मैं रक्षाबंधन की हम बात कर रहे हैं तो राहुल की स्टेटमेंट में ये रक्षाबंधन वर्ड क्यों नहीं है कि अ वुमन कैन वेयर व्हाटएवर शी वांट्स टू वेयर ऑन रक्षाबंधन? रक्षाबंधन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इट्स अ रिलीजियस एक्सप्रेशन ऑफ अ सिविलाइजेशन। उसमें जो है एक प्रॉपर उसके प्रॉपर नियम होते हैं, जैसे पूजा के नियम होते हैं उस तरह से उसके प्रॉपर नियम होते हैं। और राहुल गांधी अपनी थिंकिंग में कितने कंफ्यूज्ड हैं। 3-3 साल की लड़कियां जब बुर्का पहनती हैं तो उनको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की है, क्योंकि वो बच्ची को अभी पता भी नहीं है कि वो बुर्का होता क्या है। उसके लिए तो वो कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या उनकी, आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये एक बहुत ही लिमिटेड जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना सिर्फ सनातन धर्म और चाहे वो मनु ऋषि के बारे में हो, चाहे वो सनातन को जो है अटैक करना, आपको नहीं लगता कि स्पेसिफिक जो उनकी सोच है सिर्फ सनातन के ही अगेंस्ट है, उसी को ही वो माना कि मैं तो उनको हाफ क्रिश्चियन भी नहीं कहूँगी। अभी देख रहा था कि क्या इसी तरह की एड आप ईद पर बना सकते हैं ये कपड़े पहनकर? अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती हैं? मुझे लगता है वहाँ तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियाँ करते हैं। आई मीन उनको तो इतना सेंसिटिव होना भी नहीं चाहिए जितने की वो हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में तो इतनी बारीकियों से हर रिश्ते की इतनी गरिमा है और इतनी परंपराएं हैं और इतनी रेखाएं हैं और इतनी सीमाएं हैं हमारे संस्कृति की। उसमें हम तो बहनों के साथ तो कभी शादी करते ही नहीं, हम तो गोत्र में शादी नहीं करते हैं। पर अभी तो देखिए, अभी वो ऐड वापस आ गया, वापस मतलब उन्होंने विड्रॉ कर लिया। वो तो मैं वही कह रही हूँ। आपको लगता है कि आपने सही मुद्दा उठाया और ये आप ही की वजह से हुआ कि वो विज्ञापन उन्हें वापस लेना पड़ा? मुझे लगता है सभी लोग शॉक थे, अपॉल्ड थे सबसे ज़्यादा। और मुझे लगता है ब्रालेट उसमें से एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदुओं को एक ऑब्वियसली हम लोग उस लाइन से आते हैं तो हम लोग ये पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन माता पिता कहाँ हैं, घर कहाँ है, हलवा पूरी, भगवान, टिक्का, अक्ष, धूप, दीप कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से जो है ये एक ऐसे देश में जहाँ पे सनातन अपनी अस्तित्व की लड़ाई जो है कई सदियों से लड़ रहा है, वहाँ आप बार बार यही नॉर्मलाइज करते रहते हैं कि ठीक है चलेगा, नहीं चलेगा, टीके के बिना राखी नहीं चलेगी। आप कहते हैं कि एस्थेटिक्स डोंट मैटर, नो, अ फेस्टिवल इज अ एस्थेटिक एक्सप्रेशन ऑफ अ कल्चर एंड अ सिविलाइजेशन। नहीं तो फेस्टिवल करेगा ही क्यों? ये तो वो बात हो गई ना कि यार अगर मैं इतना गरीब हूँ और मेरे अंदर वो ना क्षमता है तो मैं फेस्टिवल नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं एक जो है सिविलाइजेशन इवॉल्व होती है तो उसका वो स्वरूप निकल के आता है और वो हम सारी दुनिया को दिखाने लायक होता है। और आप देखिए, पैट्रियार्की जो है ये एक सामाजिक विषय था पहले, अब ये राजनीतिक विषय बन गया है। और वो इसलिए बन गया क्योंकि राहुल गांधी लगातार इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये सब जो बात कर रहे हैं जेन जी से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, या कुछ अब जो नए ज़माने की जो लड़कियां हैं उनको प्रभावित करने के लिए? अभी आप देखिए कि हर व्यक्ति जेन जी के पीछे पड़ा है, सबको जेन जी जैसी बातें करनी है, सबको जेन जी जैसा दिखना है। तो जेन जी इज द न्यू फ्लेवर ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो। युवाओं को देखो, युवा तो हमारे देश के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा हमेशा से ही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है और एज ए इकोनॉमी ऑल्सो युवा हमेशा ही प्रधानमंत्री जी के लिए जो है सबसे, आई थिंक उनकी जो देश को लेकर जो एक्साइटमेंट है और 2047 का जो विज़न है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी बहुत ही हर चीज़ उनकी जो सोच है युवाओं से ही कनेक्टेड है और रिलेटेड है। लेकिन अगर ये लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं तो ऐसे कोई रिज़ल्ट या
पोस्ट पोल जो आता है अभी, तो लगता तो नहीं कि जुड़ पा रहे हैं. आई थिंक आपने- पीपल सी थ्रू देम. आपने जब कहा जेन जी को कि ये तो गटर कहा, आपने गटर कल्चर उसको कह दिया, आपको लगता है कि वो थोड़ा आप ओवरबोर्ड, थोड़ा सीमा पार कर गई थी? नहीं, देखिए क्या होता है ना सर कि एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को अगर आप जो है एक ब्लैंकेट एज अ ब्लैंकेट यूज़ करेंगे तो नेचुरली एक इंटायरिटी में तो कोई भी, अगर मैं कहूँ कि सनातन महान है तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि सारे सनातनी महान हैं. हर दिन, अगर आज ही के दिन का आप देख लीजिए कितने क्राइम्स होंगे, जिनमें से हर तरह का क्राइम जो है वो हिंदू मुस्लिम हर पर्सन कर रहा है. तो एक ब्लैंकेट में तो आप किसी को भी नहीं ले सकते. तो जिस तरह की हरकतें जो है हमने देखा जंतर मंतर पे, उन हरकतों को स्पेसिफिकली उस इवेंट को लेकर जो है मैंने जिस तरह की घटियापना वहाँ पे देखा. मुझे याद है जब मैं भी आई वॉज़ वेरी यंग, जब हम लोगों ने कैंडल मार्च किया था फॉर 26/11, उस प्रोटेस्ट में मैंने सारी रात हिस्सा लिया था. जब हम क्वीन की शूटिंग कर रहे थे दिल्ली में, तो वहाँ पे भी ब्लैक डे करके एक मार्च हुआ था, तो उसमें भी मेरी पूरी टीम ने हिस्सा लिया था. पूरा दिन हम लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था. लेकिन मैंने कभी भी इतना घटिया जो वर्ताव है वो नहीं देखा. और जो कॉकरोच करके जो खुद को बोल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज़ इनएप्रोप्रिएट टू कॉल देम के देयर थिंकिंग एंड देयर दिस थिंग इज बट हैविंग सेड दैट, जो हमारे जो देश के जो युवा हैं उनको उन लोगों से कंपेयर करना या उनको उन लोगों के साथ में जो है इंक्लूड कर लेना, आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट एक्यूरेट. क्योंकि मैं स्पेसिफिकली अगर आप देखें उस दिन उस ही इवेंट की बात कर रही थी. आपने सबके बारे में नहीं बोला था. नेचुरली सब कैसे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं. जो बच्चे, अगर मान लीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ठीक है सरकार जो है कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन फिर भी जो हमारे पेरेंट्स कैसे कहते थे बचपन में 98 नंबर लेके आए मैथ्स में, लेकिन 2 नंबर तो नहीं लेके आए ना. ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज डू बेटर. इस्टेब्लिश कर रही बांग्लादेश, है. नेपाल या श्रीलंका में जैसा कुछ हुआ वैसा कुछ यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है. बिल्कुल, ये तो वेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी अगर कहीं भी चिंगारी लगे, हम लोग अपना जो है मिट्टी का तेल, पेट्रोल खुद लेकर जो है वहाँ पे पहुँचे और आग लगा दे. आपके ऊपर जो इतने पर्सनल अटैक्स होते हैं लगभग हर रोज, जैसे ही आपका एक बयान आया कोई ना कोई सामने आता है, वो आपके ऊपर पर्सनल अटैक्स भी करता है, आपकी पास्ट लाइफ पर भी अटैक करता है. जब आप वापस घर जाती हैं शाम को, रात में जब बैठती हैं अकेले, तो डज इट बॉदर यू? हाँ, मुझे बहुत दुख होता है. मुझे बहुत दुख होता है कि यू नो कि व्हाई दिस पर्सन, कोई एक होता है ना आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप इतना सपोर्टिव हैं ऑफ एवरीबडी, यू नो, और आप चाहते हैं पीपल शुड कम अप. और लोग, जब आपका टाइम आता है तो लोग इतना क्यों ये सोच हो जाती है. अब आप राजनीति में आ गई हैं, राजनीति में भी क्या वैसी ही स्थिति आप फेस करती हैं जैसी बॉलीवुड में थी? मतलब यहाँ भी कुछ ऐसा अकेलापन, या यहाँ भी लोग आपको समझते हैं कि यू आर एन आउटसाइडर, ये यहाँ कैसे आ गई? जैसे बॉलीवुड में आपको कहते थे कि यहाँ कैसे आ गई, अब लोकसभा में आप कैसे बैठ गई यहाँ? बिल्कुल, ये वाले तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है लोगों को धक्का लगा है कि जैसे आप देखते हैं आए दिन, तो मैं तो देख रही थी वीडियो जिस पे करोड़ों व्यूज़ मिले हैं कि ये जो है ये करती है, वो करती है, हर मंत्री के साथ में ये सो रही है, हर मंत्री को ये खुश कर रही है, यहाँ तक कि इसने वीडियोस भी बना के रखे हैं, फ़ोटोज़ भी खींच के रखे हैं. तो इस तरह के वीडियो, उस पर करोड़ों अलग अलग रील्स, उस पर करोड़ों जब आप ये व्यूज़ सब हैं. देखती हैं, कोई कह रहा है कि आपकी अपनी पास्ट लाइफ कैसी थी, आपने फिल्मों में कैसे कैसे सीन किए, फिर जो अभी आप बता रही हैं, ये आपके मेंटल हेल्थ को कितना असर डालता है? खैर, मुझे जो है आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट कि आज एज अ पॉलिटिशियन मेरा क्या प्लेस है, मेरा क्या सब्जेक्ट है और मैं किस में जा रही हूँ, कि तो मैं उस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहती. लेकिन ये जो सोच है कि अब फिल्मों में इतना इसका करियर रहने के बाद ये यहाँ कैसे पहुँच गई, ये जो सोच है, इससे मुझे ज़रूर दुख होता है कि ये यहाँ कैसे पहुँच गई. इफ़ नॉट मी देन हु विल, बिकॉज यू नो मैंने इतना संघर्ष किया है, और महिला होने के नाते, कि युवा होने के नाते, आई थिंक आई हैव अर्न माई प्लेस
ऑन द टेबल। इसीलिए आपके बयान जो हैं और ज़्यादा कटु होते चले जाते हैं, और ज़्यादा कड़वे होते चले जाते हैं, और ज़्यादा अग्रेसिव होते चले जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अग्रेसिव तो मैं नहीं कहूँगी, पर कुछ होता है ना कि कॉकरोच को आप चप्पल से ही मारोगे, हाथ पे तो नहीं लोगे ना, चुम्मी तो नहीं लोगे ना कॉकरोच से। तो बटरफ्लाई होती है तो इंसान बटरफ्लाई को बटरफ्लाई की तरह लेता है हाथ पे, फोटो भी खिंचाने की कोशिश कर सकता है फेस के नज़दीक। अभी कॉकरोच को तो चप्पल से ही मारोगे ना। जो आप सारे बयान देती हैं, जो स्टेटमेंट देती हैं, क्या ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन होती है या ये आपकी अपनी लाइन होती है? ऐसा नहीं है कि मैं जो है कहीं अपनी पार्टी से ड्रिफ्ट होना चाह रही हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई फील जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है तो कहीं ना कहीं आपको भी चिल्लाना पड़ता है, तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई टेंड टू गिव, बट आई इंटेंशनली डोंट वांट टू डिविएट, बट इफ़ सम टाइम आई डू एज एन इंडिविजुअल, तो ये ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इट इज़ एन मैं कोई पपेट थोड़ी ना हूँ। मैं हमेशा से बीजेपी आज मेरे साथ है, कल हो ना हो। आज 2 साल से मैं पार्लियामेंट की मेंबर हूँ, 20 साल से मैं एक कलाकार हूँ, 20 साल से मेरा एक वजूद है, मेरा अपना। मैं अगर खड़ी हो जाऊँ तो 20 प्रेस वाले आएंगे, मेरी बात सुनेंगे, और हमेशा से मैंने कहा है, बेबाकी से कहा है मैंने। मे बी टुडे आई डोंट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, लेकिन मेरी एक सोच अपनी है, विचारधारा मेरी अपनी है, वो अचानक से डिमिनिश नहीं हो सकती। मैं कोशिश करती हूँ, मेरी एक्चुअली में अलाइनमेंट पार्टी के साथ बहुत ही नेचुरल है, तो कभी कुछ पुट ऑन नहीं करना पड़ता। बट हाँ, आई एम श्योर कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि कभी ऊंच नीच हो जाती होगी, जो खटकती होगी उनको भी खटकती होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं अभी नई हूँ, इस चीज़ को समझ रही हूँ, एंड आई प्रॉबली थोड़ा मैं आप अपना भविष्य अभी और 5 साल 10 साल के बाद क्या देखती हैं? डू यू वांट टू बिकम अ सीजन्ड पॉलिटिशियन? क्या आप अपने आप को आगे चलकर और बड़ा एक पॉलिटिशियन के तौर पर कोई संवैधानिक पद पर, भाई मुख्यमंत्री, मंत्री, या इस तरह के रूप में आप अपने आप को देखती हैं, या आपको लगता है कि आप वापस एक्टिंग में चली जाएंगी? हर आदमी अपना भविष्य के बारे में कुछ सोचता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछूं कि आप अब आज से 10 साल के बाद अपने आप को कैसा देखते हैं, कहाँ देखती हैं? वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर, स्पेशली जितनी अनसर्टेनिटीज़ आज के दौर में है। पहले दुनिया में ऐसा होता था ना कि जैसे आप पॉलिटिक्स में आ गए तो आप भी पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, एक तरह से अब क्या है, बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं। जैसे आपने देखा सोशल मीडिया को लेके कर लीजिए, या दौर को लेके देख लीजिए। अभी जैसे एक हमारे मंत्री का ही रिज़ाइन मांगा, नहीं तो एक अनसर्टेनिटीज़ हर करियर में हो गई है। आपको कभी ये डर सताता है कि अगले लोकसभा चुनाव में आपको टिकट ना मिले शायद? डर तो नहीं, डर तो नहीं हो कह सकते उसको कि ये एक डर है मुझे कि नहीं मिला, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसा मुझे कुछ खास तो मतलब ठीक है, जैसे आपने कहा कि मेरे विषय बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी विषय मेरा एक इंडिविजुअलिज्म से लेकर अल्ट्रुइज्म तक जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि मुझे डर हो गया कि मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। आई एम अ फिल्म मेकर, आई एम अ राइटर, एंड आई एब्सोल्युटली लव माई जॉब, and I am an hugely desirable actress for so many directors who are just waiting कि भाई आप, सबसे पहले तो मुझे ये कहते हैं कि भाई आप क्यों चली गई यहाँ से, तो बहुत सारा कुछ करने को है लाइफ में। अगर आप वापस बॉलीवुड में जाएं तो आपको काम मिलेगा? मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। मैं वो अलग बात है कि मैंने अपने लिए अपनी खुद फिल्म बनाई, लेकिन क्या बड़े बैनर्स या बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े डायरेक्टर्स आपको अपने साथ चाहेंगे कि आप उनके साथ काम करें? Will they sign any film with you? उनको तो मैंने ऐसे भी रिजेक्ट कर दिया था। इतने ज़्यादा मैंने अवार्ड फंक्शंस में जाना मना कर दिया था। एक टाइम पे तो मुझे 100 कॉल्स आते थे, क्योंकि मेरी फिल्में ऐसी कि उनको अगर बेस्ट एक्टर ना दे तो उनकी नाक कट जाएगी। खुद वो कंपनी के सीईओज, पेपर्स के सीईओ मेरे घर पे आके गिड़गिड़ाए कि मतलब मेरी नौकरी चली जाएगी अगर तुम अवार्ड नहीं लिया तुमने। उनके अवार्ड्स पे जाना, उनकी फिल्में ना करना, उनको वो तो मैंने पहले से ही उनको कब से रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन मेरी खुद की अभी मैंने क्वीन 2 करके मतलब फिल्म की उसी सेम टीम के साथ में। मैंने हमेशा छोटे लोगों के साथ काम करके बड़ा सक्सेस दिया है, तो वही मेरी करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट रही है। अभी भी मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ। मैंने मणिकर्णिका, इमरजेंसी जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं, टिकू एट शेरू, भारत भाग्य विधाता जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। तो
मैं ऐसा नहीं है कि किसी के खैरात पे जो पर है। अभी जो आप फिल्में बना रही हैं, जैसे आपने कहा झांसी की रानी, जयललिता, इंदिरा गांधी, इस तरह के कैरेक्टर्स आप निभाना चाहती हैं, ये क्या आपकी एक पर्सनैलिटी का या आपकी इच्छा का एक रिफ्लेक्शन है कि आप ऐसी दिखना चाहती हैं, आप ऐसा कुछ करना चाहती हैं? थोड़ा एक तो एज अप्रोप्रिएट भी अब वो हो गए हैं रोल्स, एक तो वो बात नहीं, अभी तो आप बहुत यंग हैं। हमारे हीरोज तो 60-65 साल की उम्र में भी कॉलेज में घूम रहे हैं अभी। नहीं नहीं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक उन रोल्स को निभाने के लिए एक सर्टन डिमीनर, एक सर्टन एज एंड एक पर्सनालिटी चाहिए। तो आई थिंक वो मुझ पे ज़्यादा सूट करती है देन टू प्ले हीरोइन नेक्स्ट टू सम खान और कुमार। अगर आज आपको राहुल गांधी का सलाहकार बना दिया जाए एक दिन के लिए तो आपको उनको आप कौन सी एक सलाह देना चाहेंगी? आपको लगता है मैं राहुल गांधी की आई रिजेक्ट सच अ स्टूडेंट और क्लाइंट जो भी है, ऐसा सलाहकार जो होता है ना, यू नो, उनके भी जो बहुत आप देखे होते हैं ऐसे बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, वो एक्टरों को हायर करने से मना कर देती हैं कि उनका पोर्टफोलियो रिजेक्टेड, तो ऐसा रिजेक्ट है उनका पोर्टफोलियो मेरी एजेंसी में। नो आई हैव नो, मुझे कोई शौक नहीं है उनकी सलाहकार बनने का। आई एम श्योर उसके पास काफ़ी अच्छी टीम है लोगों की, अच्छी अच्छी सलाहें देंगे। कभी आपको ऐसा लगता है कि आगे चलकर आप किसी और पार्टी को भी ज्वाइन कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। जब तक रहेंगी बीजेपी में ही रहेंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, भविष्य किसने देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम वैसे लोग नहीं हैं, हम वैसे नीडी लोग थोड़ा ना है हम लोग। मैं जो हूँ वैसे कोई नीडी पॉलिटिशियन थोड़ी ना हूँ। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं एक बहुत ही काबिल कलाकार हूँ। अगर मेरी आइडियोलॉजी मेरे वजूद से कॉन्फ्लिक्ट करती है तो ऐसी आइडियोलॉजी का होना ही मेरे लिए, मैं एक सनातनी हूँ और वो मेरी विचारधारा है, और मेरा जो है सनातन को लेकर जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइन करती है। तो रामदेव जैसे जो लोग हैं ये भी सनातनी हैं, ये आपके विरोध में कैसे आ गए? रामदेव जैसे लोग जो हैं, आई थिंक एक जब उनका वो एक स्वदेशी का वो चला था, उस टाइम पे काफ़ी गवर्नमेंट ने भी उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया, पर आई थिंक वो कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा क्योंकि सनातनी जो एक विचारधारा है ना, वो एक वक्त के बाद ना वो कैपिटलिज्म से भी क्लैश करने लग जाती है कि आप कितना एक्सट्रैक्ट जो है, आप अभी देखिए कितनी जनता की जो लैंड उन्होंने जो है ग्रैब कर ली है, लोग बिलख रहे हैं, आप देख रहे सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगती है। फिर जो है वो हमारी आयुर्वेद, जड़ी बूटियाँ, औषधियों को लेकर उनको जो जिस तरह से प्रोत्साहन मिला था योग को लेकर, उससे बढ़ के अब जो हैं वो बनियान, अंडरगारमेंट सब में एक जो कैपिटलिज्म की स्वामी रामदेव अब एक बिजनेसमैन बन गए हैं पूरी तरह से बिजनेसमैन। और उसमें क्या होता है ना कि बिजनेसमैन बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चोला मत पहनिए आप। बात सुनेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे वो तो मुझसे ऐसे भी नाराज हैं। वो मुझे कहते हैं कि क्या मेरी जवानी क्या उनसे पूछा कि भाई आप कंगना के बारे में क्या, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को गटर झापका, तो उन्होंने कहा उसने अब उसका बचपन देखा है, क्या था उसका जवानी क्या, तो क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चिमकादड़ बन के लटका हुआ था, क्या उसने देखा, क्या था, क्या देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या देखा, बताना चाहिए था ना क्या देखा। आपने कुछ समय पहले कहा था कि प्रधानमंत्री से मिले हुए आपको बहुत टाइम हो गया, फिर देखिए इस सरकार को लेकर भी 2024 में नतीजे वैसे नहीं आए जैसे कि आने चाहिए थे, फिर अब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, ये जो जेनजी वाली हो रही है या कॉकरोच पार्टी वाली हो रही है, यानी ऊपर नीचे राजनीति में चलता रहता है। आपका जो रिलेशनशिप है प्रधानमंत्री के साथ वो कैसा है अभी, और हाउ डू यू रेट हिम? क्या वो समय के साथ साथ और बेहतर होते जा रहे हैं या समय उनके लिए और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी से पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनको लेकर स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया हमेशा एक ही क्वेश्चन ज़रूर पूछा करते थे, और वो क्वेश्चन था व्हाट डू यू थिंक विल इंडिया सर्वाइव, विल इंडिया सर्वाइव। तो एक अस्तित्व का प्रश्न हमेशा पूछा जाता था जब भी प्रधानमंत्रियों से पूछा जाता था,
लेकिन आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से कभी कोई ये क्वेश्चन पूछेगा? उसका कारण यही है कि सबको पता है कि भारत अब संभल चुका है। अब भारत वो अस्तित्व की लड़ाई से बहुत आगे निकल चुका है। वो ये नहीं कहते हैं कि सरवाइव करेगा, वो सीधा जो है 2047 की गारंटी देते हैं डेवलप्ड नेशन की। और उनकी हर गारंटी जो है ना कि रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वैसी वाली उनकी गारंटी, वो कहते हैं ना गारंटी पूरी होने की गारंटी रहती है। तो ऐसे तेजस्वी नेता हैं, उनको रेट तो उनकी रेटिंग हमेशा ही आती है, उनकी हर महीने आती है। वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। ये चुनौतियों को भी वो जैसे कहते हैं ना कि आपदा को अवसर बना के वो निकलेंगे। तो ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर हिज 4th टर्म। आपको लगता है कि 2029 में भी वही आएंगे? नेचुरली, मतलब कोई है ही नहीं उनके आसपास, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। और जो विपक्ष ये सारी चीज़ें कर रहा है, या हम जो बोलते हैं ये जो जेनजी हैं, युवा हैं, इनकी संख्या 38 करोड़ है, 40 करोड़ है, ये पता नहीं किसको वोट देंगे। नहीं, ये जो हमारे जो युवा हैं, हमारी जो युवा शक्ति है, वो सारी की सारी प्रधानमंत्री जी के साथ है। थैंक यू सो मच कंगना जी। धन्यवाद। थैंक यू। ये जो अभी आपने इंटरव्यू देखा, ये हमने आपको उस इंटरव्यू के चुनिंदा अंश दिखाए हैं जो आज हमने रिकॉर्ड किया है। ये इंटरव्यू असल में 1 घंटे का इंटरव्यू है और ये पूरा इंटरव्यू आप शनिवार 29 अगस्त को रात 9 बजे डीडी न्यूज़ पर हमारे शो डिकोड में देख सकते हैं। तो आज तो हमने आपको एक छोटा ट्रेलर उसका दिखाया है। आज का जो इंटरव्यू था ये 20-22 मिनट का इंटरव्यू रहा होगा, लेकिन ये पूरा इंटरव्यू है लगभग 1 घंटे का। इस इंटरव्यू को आप शनिवार को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से हम नेपाल का ताज़ा अपडेट दिखाएंगे और आपको वहाँ की जो ताज़ा हालात हैं, हमारे पास जो नई तस्वीरें आई हैं, नई जानकारियाँ आई हैं, वो आपको बताएंगे। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Success feels richer when the journey begins with confidence. With unlimited domestic and international lounge access, every journey begins in comfort. And across borders, zero forex markup makes every payment effortlessly rewarding. But her greatest celebration begins when she brings her success home. Stay 2 nights at premium ITC hotels and enjoy the 3rd night complimentary. Enjoy 4 complimentary golf rounds annually. PNB Luxura. हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो JK हो। देश का टायर JK टायर। सौ % शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैग ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैग और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। सबके हिस्से, सबके हिस्से, धूप का टुकड़ा, धूप का टुकड़ा, हमसे खिल गया, देश का। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
इस समय नेपाल में जो बाढ़ आई है उसे लेकर इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बाढ़ में लगभग 750 लोग लापता हैं, जिसमें से भारत के 170 पर्यटक हैं और कुल मिलाकर 100 लोगों की मौत हो चुकी है। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा से वापस लौट रहे एक ग्रुप में भारत के 77 टूरिस्ट इसी इमिग्रेशन सेंटर पर मौजूद थे, जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से सबसे पहले नुकसान हुआ था। ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है अभी थोड़ी देर पहले, जिससे हमने शुरुआत की थी, ये भारत के जो पर्यटक हैं ये वहीं पर मौजूद थे। ये वो इमिग्रेशन सेंटर है और ये भारत के वो लोग थे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर थे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है और 27 अगस्त को सुबह 4 बजे भारतीय वायुसेना का एक विमान लगभग 10 टन राहत सामग्री के साथ नेपाल जाएगा। इस विमान में कंबल, सोलर लैंप्स और दवाइयां होंगी और इस समय नेपाल के लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत है और साथ ही दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है, प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। इसलिए आप सब भी नेपाल के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी हालात जो हैं वो ठीक हो जाएं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा लिख के ले लो। सबके हिस्से, सबके हिस्से, धूप का टुकड़ा, धूप का टुकड़ा, हमसे खेलेगा, हमसे खेलेगा देश का। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। ऐसा लगता है आज का एपिसोड आप सबको बहुत पसंद आया। डिकोड में आज के इस एपिसोड के अब तक 6.6 मिलियन लाइव व्यूज़ मिल चुके हैं हमें। अब 6.7 मिलियन हो चुका है ये आंकड़ा, मतलब 67 लाख लाइव डिजिटल व्यूज़ आज के इस एपिसोड को मिले हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमें दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जिसका भला करते हैं वही हमारा दुश्मन बन जाता है। नमस्कार।